Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Please ensure कीजिए कि मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी सर। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज के लेक्चर को शुरू करें इससे पहले अगर मॉर्निंग की प्रैक्टिस से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो उसको डिस्कस कर लीजिए, और अगर उसमें कोई दिक्कत ना हो तो प्रीवियस लेक्चर्स में अगर कोई दिक्कत हो मेरे तो उसे आप डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले विद इन 5 मिनट हम उसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे के लेक्चर को शुरू करेंगे। चलिए सर, क्या जो अभी तक आपने पढ़ाया है उसका वो मिल सकता है हमको पीडीएफ में? बिल्कुल, मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ ये देखा था, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन इन दर्शन के अंदर हमने 10 दर्शनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शनों में हम 6 दर्शनों का डिस्कशन करते हैं। उसमें मेनली जो आपके सिलेबस में है योग एंड सांख्य, ठीक है, उसका हम डिस्कशन कर रहे थे। हमने योग दर्शन को ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया था, ठीक, और हम सांख्य को स्टार्ट कर रहे थे, बट मेरी ऑडियो में कुछ दिक्कत हो गई थी उस दिन सिस्टम में, तो इस वजह से हम उसे उस दिन पूरा नहीं कर सके। तो आज हम उसे पूरा कर रहे हैं। तो सांख्य दर्शन को हम जो पूरा टॉपिक्स हैं सांख्य दर्शन के, उसकी इंट्रो, उसकी डिटेलिंग, उसके क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद अगर समय रहा आज तो प्रिंसिपल, योगिक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। एंड कल में हम क्या करेंगे, 4 पाथ्स ऑफ योगा, ठीक है। तो मेन 4 पाथ्स हैं जो योगा के, पाथ ऑफ योगा से कह सकते हैं, योग के जो मार्ग हैं, ठीक, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो 2 दिन का ये आपका सिलेबस है। तो अगर आप जैसे ये आज की क्लास हो जाती है तो उसके बाद आपको अगर समय मिलता है तो आप इसके बारे में हल्का फुल्का इंटरनेट से या बुक से अगर पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। इस वजह से मैंने इसे पहले से ही क्या कर दिया, आपको बता दिया। ओके ठीक। तो लास्ट टाइम हमने शुरुआत की थी सांख्य दर्शन की, तो इसका एक बार क्विक रिकैप करते हैं। सांख्य दर्शन, तो मैंने दर्शन आपको बता दिया था कि व्हाट इज दर्शन। तो दर्शन क्या है, देखना है, ठीक। और उसके बाद सांख्य क्या है, तो सांख्य वर्ड का अगर मीनिंग अगर आप समझे तो जो साफ साफ मीनिंग है, एक मीनिंग है सांख्य, ये वर्ड निकला हुआ है, डिराइव्ड है संख्या से, यानी कि नंबर से, ठीक। एक तो पहला जो मतलब है सांख्य का वो है संख्या, ठीक। संख्या क्योंकि इसमें 25 तत्व हैं, इस वजह से जो पहला मीनिंग सीधा सीधा इसका निकलता है वो संख्या निकलता है, ठीक। तो जो फर्स्ट मीनिंग है सांख्य का वो संख्या है। एंड सेकेंड मीनिंग जो है सांख्य, सांख्य को ऐसे भी तोड़ सकते हैं आप, सांग और ख्य, ठीक। तो 2 वर्ड में अगर आप संधि विच्छेद कर देंगे तो सांग मतलब सम्यक, ठीक है, और ख्य मतलब है समझ लीजिए ज्ञान, ठीक। तो सम्यक ज्ञान, इसको भी हम सांख्य कह सकते हैं, ठीक। ये 2 मीनिंग्स हैं इस वर्ड के सर एक और बार रिपीट सांख्य कीजिएगा। पहला जो वो है मीनिंग, साख। मतलब कि वो नंबर्स है, ठीक है, हाँ जी। संख्या है। एंड सेकंड है जो सांख्य मतलब सांख, तो सांख मतलब सम्यक, और ख्य मतलब, ठीक है, जो आधा वर्ड बचा हुआ है वो क्या है, ज्ञान, उसका मतलब है ज्ञान यानी कि नॉलेज, थैंक यू ठीक। सर। तो जो 2 मीनिंग हुए। सांख्य दर्शन के जो जनक माने जाते हैं वो है महर्षि कपिल। लास्ट टाइम में हमने इसे डिस्कस किया था, ठीक है। महर्षि कपिल जी हैं, उन्होंने सांख्य दर्शन को क्या किया था, बनाया था, इनको, इनकी रचना महर्षि कपिल जी ने की थी। और एक और बात सांख्य के बारे में अगर हम हिस्ट्री पढ़ें इसकी, तो सांख्य दर्शन को प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। सबसे पुराना दर्शन, अगर क्वेश्चन आता है आपका कि सबसे पुराना दर्शन कौन सा है, तो उसमें सबसे पुराना जो नाम है वो सांख्य को माना जाता है, ठीक है। ये हमारे पास अभी तक की नॉलेज में है। इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो समझ लीजिए एलैबोरेशन है उसके बारे में आपको श्रीमद् भगवत गीता में भी सुनने को मिलता है, रामायण महाभारत में भी सुनने को मिलता है, और पुराने उपनिषदों में जैसे श्वेताश्वेत्र उपनिषद में भी इसका वर्णन मिलता है, ठीक। इस वजह से सांख्य को प्राचीनतम दर्शन माना जाता है, ठीक है। सबसे पुराना जो दर्शन है वो सांख्य दर्शन, ठीक। तो मेनली जो वर्ड है सांख्य वो क्लियर है।
इसके जनक ये क्लियर है, और इसकी जो हल्की फुल्की हिस्ट्री है वो हमें क्लियर, ठीक। इसके जो मेन टर्म्स हैं, 5 टर्म्स है इसके अंदर की, 5 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक। सांख्य दर्शन के अंदर 5 और कहीं कहीं पर कोई 6 प्रिंसिपल्स भी हैं, ठीक। और कैसे वो 6 प्रिंसिपल्स हैं, एक बार तो आप उसे लाइन वाइज लिख लेंगे, फिर हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे, ठीक। तो नंबर 1 है आपका सत्कार्यवाद, यानी कि कार्य कारण का सिद्धांत, ठीक है। तो ऊपर पे आप हेडिंग डालेंगे क्या, सांख्य दर्शन में वर्णित सिद्धांत, यानी कि जो प्रिंसिपल्स हैं derived या डिस्कस्ड इन सांख्य दर्शन। जो पहला है वो सत्कार्यवाद सिद्धांत, या जिसे हम कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, कार्य कारण का सिद्धांत है। सेकंड है आपका द्वैतवाद का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी इसे कह सकते हैं, द्वैतवाद का सिद्धांत, ड्युअलिज्म भी कहते हैं और द्वैतवाद यानी कि ड्युअलिटी भी कहते हैं, ठीक। थर्ड है आपका त्रिविधा दुख, ठीक है, यानी कि 3 प्रकार का जो दुख बताए हैं उनका सिद्धांत, ठीक। थर्ड जो थ्योरी है इसमें। फोर्थ है आपका 25 तत्व, ठीक है, इनकी व्याख्या भी इसके भीतर आपको मिलती है। 25 तत्वों की वजह से तत्व गणांक भी इसे कहा जाता है, ठीक है, या तत्व गणांक या तत्व गणांक, ठीक। ये 2 वर्ड भी सांख्यवाद के नाम है, ठीक है, यानी कि सांख्य दर्शन का एक और नाम है जो तत्व गणांक है, ठीक। श्रीमद् भगवद गीता में इस नाम से इनको डिस्कस या डिराइव किया गया है, संबोधित किया है कि तत्व गणांक भी सांख्य दर्शन को कहा जाता है, क्योंकि इसमें तत्वों की गणना यानी कि संख्याओं को बताया है कितने प्रकार के तत्व हैं, ठीक। अगला है आपका जो 5वां है वो विकासवाद, ठीक है, 5 विकासवाद। छठा जो, अगर 6 दर्शन है, 6 सिद्धांत है, ठीक है, तो जो 6th आपका सिद्धांत है उसे हम निरीश्वरवाद सिद्धांत कहते हैं, ठीक। कई कई जगह पे इसे ऐड किया जाता है और कई जगह पे नहीं किया जाता है ऐड, इसको हम समझ लेंगे कुछ देर में कि क्यों इसे ऐड करने की जरूरत नहीं है। कई कई बुक्स या ऑथर्स क्या मानते हैं कि 5वें सिद्धांत के भीतर ही 6ठा सिद्धांत आ गया है, ठीक है, पर मेनली आपको 6 सिद्धांत इसके पता होने चाहिए, ठीक। पहला है सत्कार्यवाद का सिद्धांत, ठीक है, दूसरा है द्वैतवाद का सिद्धांत, ठीक, थर्ड आपका त्रिविधा दुख का सिद्धांत, ठीक, फोर्थ आपका 25 तत्वों का सिद्धांत, फिफ्थ आपका विकासवाद का सिद्धांत, और जो 6th आपका निरीश्वरवाद का सिद्धांत, ठीक। कॉपियां सभी आपने लिख लिए होंगे। तो सिद्धांतों को धीरे धीरे हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। मेनली सांख्य दर्शन में इन्हीं 6 चीजों का वर्णन मिलता है, पर एक्सप्लेन्ड फॉर्म में, ठीक है, बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में, क्योंकि इस जगह पर तो आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना, ठीक। जब आप यौगिक टेक्स्ट जिस जगह पे पढ़ रहे हैं, जैसे डॉक्टर अक्षय गौर जी आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जब डिटेल में सांख्य दर्शन स्टार्ट होगा तो उसमें बहुत डिटेल में आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है, ऊपर ऊपर से अपनी इंट्रोडक्शन देखना है इसका। तो 6 जो प्रिंसिपल्स हैं, इसमें जो पहला प्रिंसिपल है सत्कार्यवाद सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ठीक, इसी को हम कार्य कारण का सिद्धांत कहते हैं। और अगर आम भाषा में मैं कहूँ तो कॉज एंड इफेक्ट, जिसके ऊपर पूरी की पूरी साइंस खड़ी है, ठीक है, वो यही प्रिंसिपल, ठीक। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी कार्य होता है, ठीक है, कोई भी इफेक्ट है तो उसका कॉज पहले से ही क्या था, उस वर्क में छुपा हुआ था, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट क्या कह रहा है कि जैसे इसे कैसे समझ सकते हैं कि कार्य के भीतर ही उसका कारण छुपा हुआ है हमेशा से, ठीक है, या कार्य कारण के भीतर ही कार्य छुपा हुआ है, इसे भी आप समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम इसे पढ़ते थे तो उस वक्त ये एग्जाम्पल दिए जाते थे कि दूध के भीतर ही क्या है, दही, ये छुपी हुई है, ठीक है। ऐसे ही दूध के जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है वो दूध के अंदर ही छुपे हुए हैं, बट अभी क्या है, अव्यक्त अवस्था में, ठीक है, वो व्यक्त नहीं है अभी, ठीक, तो अदृश्य अवस्था में उसी के भीतर छुपे हुए, तो इसे ऐसे समझ सकते हो आप। तो कार्य कारण का सिद्धांत ही क्या है, जो कर्म फल का सिद्धांत था आपका, ठीक है, वही कार्य कारण का सिद्धांत भी उसी से जुड़ा हुआ है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ किसी प्रकार के आप कर्म करेंगे तो आपको उसी प्रकार का फल मिलेगा, ठीक। कार्य कारण का सिद्धांत या सत्कार्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित करने का जो मूल लक्ष्य था वो यही था, व्यक्ति को यही बताना था कि आप जो भी कर्म करते हैं, ठीक है, उसी के अनुरूप आपको फल मिलता है,
इसी वजह से हमने कार्य कारण का सिद्धांत या सत्कार्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। एक जो मिल का मूल लक्ष्य था, भले आने वाले समय में थोड़ा बहुत क्या हो गया, विकृत हो गया, बट जो मेन था इसका मोटो वो क्या था कि व्यक्ति को हम बता सकें, जन सामान्य को ये बता सके कि जिस प्रकार के आप कर्म करते हैं उसी प्रकार के आप फल भोगते हैं, और अगर आप सही फल भोगना चाहते हैं तो सही कर्म कीजिए। ठीक है, इसी वजह से तो कहा जाता था ना कि अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, अगर आम खाना है तो आम का ही पेड़ बोना पड़ेगा। ठीक, ये डायरेक्टली कोरिलेटेड था। बट यहाँ पर को कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ जाता है? कॉन्ट्राडिक्शन इस वजह से, जैसे आप भी अपने आसपास देखते होंगे कि कोई व्यक्ति अच्छा है, जैसे कहा जाता है ना कि अच्छे कर्म कीजिए आपको अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, पर अपने आसपास अगर आप देखेंगे तो कोई अच्छा व्यक्ति है जिसका आचरण अच्छा है, जिसे हम क्या कहते हैं सज्जन व्यक्ति है, वो दुख भोगता है। ठीक है, उसे हम ज्यादातर कष्ट में देखते हैं। और कोई व्यक्ति क्या है, बहुत समझ लीजिए दुर्जन है, ठीक है, जो अच्छे कर्म नहीं करता है और वो बहुत मौज में है, समझ लीजिए बहुत खुशी में है वो, तो उसे हम रिलेट नहीं कर पाते कि कार्य कारण का सिद्धांत इस जगह पर कैसे कार्य करे। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है तो उसे अच्छा फल मिलना चाहिए, और बुरा कर्म करता है तो बुरा फल मिलना चाहिए। यही तो क्या है कार्य कारण का सिद्धांत है। बट इस जगह पर फिर क्या है, पूर्व जन्मों की थ्योरी को हमने डालना पड़ा कि पूर्व जन्मों के कारण व्यक्ति इस जीवन में ऐसे फलों को भोगता है, और इस जन्म में अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो उसे क्या मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, इस जन्म में भी मिल सकता है और अगले जन्म में भी मिल सकता है। ठीक, तो इन थ्योरीज को हमने डालना पड़ा। बट जो मॉडर्न साइंस कहती है वो क्या कहती है कि कॉज एंड इफेक्ट के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। ठीक है, कोई भी गैप नहीं होता है, कॉज एंड इफेक्ट एक साथ चलते हैं। ठीक, इस जगह पे जब एग्जांपल देखते हैं कि अगर आप क्या करते हैं, छुरी से अगर हाथ अभी काटते हैं तो खून अभी निकल आएगा। ठीक, अगर आप आग पे हाथ डालते हैं तो हाथ अभी जल जाएगा, वो अगले जन्म में नहीं जलेगा। ठीक, कॉज एंड इफेक्ट के बीच में गैप नहीं मानता है कार्य कारण का सिद्धांत। ठीक, तो ऐसा डिस्ट्रक्शन या जो ये डिस्ट्रॉशन है ये क्यों आ गई? ठीक है, जो ये विकृति है कार्य कारण के सिद्धांत में ये क्यों आ गई, इसको हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे, उससे ज्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मेनली क्या है कि जितने भी हम कर्म करते हैं उनका फल उसी के भीतर छुपा होता है। ठीक, जैसे कहा जाता है ना कि अगर आप किसी के ऊपर क्रोध करते हैं तो आपको भी क्या करेगा, उसके बाद नर्क मिलेगा। ठीक है, इस थ्योरी को आपको दिया जाता था कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो आपको नर्क मिलेगा, हेल मिलेगा। तो उस जगह पर आपको नर्क की आग में जलाया जाएगा। ठीक, तो जितने भी कर्म है जिन्हें हम नर्क के कहते थे या बुरे कर्म कहते थे, एक बार ध्यान से सोचो। अगर मैं कह रहा हूँ क्रोध, ठीक है, तो गुस्सा, जिस वक्त कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, ठीक है, जिस वक्त वो गुस्से की फीलिंग में होता है, जिस वक्त वो गुस्सा कर रहा है, उस वक्त वो रियली में क्या करता है, गुस्से की आग में जलता है। ठीक, वो भीतर से उस वक्त जलता है। जैसे वो ईर्ष्या करता है किसी से, तो ईर्ष्या के बीच में भी क्या करता है, वो बहुत बुरा महसूस करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, नर्क की अग्नि कहते हैं। ठीक, कॉज एंड इफेक्ट में यहाँ पर भी गैप नहीं है। जिस वक्त आप क्या करते हैं, किसी की मदद करते हैं, कभी आपने देखा है कि किसी अनजान व्यक्ति की आप मदद करते हैं, मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति वो जाता है और बहुत असमर्थ है चलने में, उसकी लाठी गिर जाती, ठीक, और आप गाड़ी रोक कर उसकी लाठी उठाकर उसे दे देते हैं। ठीक, भले वो थैंक यू भी नहीं कह सकता आपसे, बट आपको भीतर से क्या होता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ठीक, अच्छा कर्म किया तो कॉज एंड इफेक्ट उसके साथ ही उसका इफेक्ट आ गया आपके भीतर। ठीक, हाँ आपकी आकांक्षा है कि वो क्या करे, वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, तो ये आपकी आकांक्षा है और उसमें आप क्या करेंगे, हार जाएंगे। ठीक, बट कॉज का इफेक्ट तो आपको मिलेगी। ठीक है, जैसे आपने कर्म किया तो उसका जो फल है उस वक्त उसके साथ जुड़ा हुआ जो फल है वो आपको मिल गया। ठीक, ऐसे आप किसी व्यक्ति को अगर गाली देते हैं, बुरे शब्द कहते हैं, किसी का मन में बुरा सोचते भी हैं किसी के बारे में, तो उसका फल उसी के साथ आपको मिलता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा देखना कि आप किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचें, अपने मन में बुरा सोचते हैं कि उसके साथ बुरा हो जाए, और उल्टा ये हो कि आपको अच्छा महसूस हो। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला, आपको भी वो बुरी फीलिंग्स आएंगी। ठीक है, आप ये महसूस करेंगे ना, उस व्यक्ति को कैसा महसूस होगा, तो उसे महसूस होगा या नहीं होगा वो तो दूर की बात है, बट सबसे पहले वो किसे महसूस होगा, हमें महसूस होगा। ठीक, ऐसे अगर हम किसी का भला सोचते हैं तो पहले किसे महसूस होगा, पहले हमें महसूस होगा, हमारे भीतर वो बीज होगा और वो खिलेगा, तब वो खुशबू दूसरे तक जाएगी। ठीक, तो कार्य कारण का सिद्धांत ऐसे भी, कॉज एंड इफेक्ट ऐसे भी जुड़ा हुआ है
कि जैसे आप कर्म करते हैं और उसका फल वहीं से आपको मिलने लगता है। तो कई कई थ्योरीज क्या कहती हैं, कर्म और फल साथ में जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग कृत्य भी नहीं है। ठीक है, फल समझ लीजिए, कर्म समझ लीजिए फल को भोगने का शुरुआती बिंदु। ठीक, जैसे आप कर्म करना शुरू करते हैं साथ में आप फल भोगना शुरू करते हैं। ठीक, जैसे आप कुछ अच्छा सोचते भी हैं तो आपको अच्छा महसूस होने लगता है, करने में तो अच्छा महसूस होगा ही, पर सोचते भी हैं अगर आप अच्छा, तो साथ में आपको अच्छी फीलिंग्स आएंगी, आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। और कुछ बुरा करने का आप सोचते हैं, सिर्फ अभी कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पर कुछ बुरा करने का सोचते हैं तो साथ में ही आपको बुरी फीलिंग्स आने लगी। ठीक, ये ऐसे भी जुड़े हुए हैं। तो कार्य कारण का सिद्धांत इस वजह से प्रतिपादित किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्या करता है, दुखों को भोगता है, तो दुखों को भोगने का कारण कौन होगा, वो व्यक्ति होगा। उसने वैसे ही कर्म किए हैं, वैसे ही अपने भीतर संस्कार बनाए हैं, वैसी ही आदतें बनाई हैं, और आदतें बन जाने के बाद व्यक्ति क्या करता है, आदतों के चक्र में ही घूमता रहता है। ठीक, उस चक्र को तोड़ने के लिए व्यक्ति को बताया गया था कि सत्कार्यवाद का सिद्धांत यानी कि कार्य कारण का सिद्धांत हमारे आसपास हर वक्त कार्य कर रहा है। अगर आपने जीवन को बदलना है, अपने फलों को बदलना है, तो आप धीरे से क्या कीजिए, बहुत शांति से, बहुत धैर्य से अपने कर्मों को बदल दीजिए। ठीक, कर्मों को बदल देने के साथ साथ ही ये होगा कि फल भी बदल देने लगेंगे। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है कि कोई अच्छा व्यक्ति है, उसके वो दुख भोगता है, ठीक है, और कोई बुरा व्यक्ति है वो सुख भोगता है। ठीक, ऐसा कभी कभी हमें आसपास दिखता है कि कोई अच्छा व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, बट वो बहुत गरीबी में है, बहुत दुख में है। ठीक, ऐसा हम देखते हैं। और कोई बुरा व्यक्ति है, वो क्या है, वो बहुत सुख में है, वो बहुत मजे में है, तो हम सोचते हैं कि पता नहीं यार, कि शायद रिश्वत देने से ही कोई व्यक्ति खुश रहता है, जो कि वो बुरा कृत्य है। और कोई व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति है, वो क्या करता है, मेहनत भी करता है, अपने बलबूते पे कुछ करने की कोशिश करता है, और उसे हम ज्यादातर दुखी देखते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता। ठीक, क्योंकि सफलता के भी कुछ नियम है। कोई अगर अच्छा व्यक्ति है पर उसके अंदर क्या क्वालिटी नहीं है, वो खुद को प्रेजेंट नहीं कर सकता, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक, तो सफलता के लिए तो क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। ठीक, तो जो क्वालिटी उसके अंदर है उसका तो उसे फल मिलेगा ही। बुरा व्यक्ति जो है, बुरा व्यक्ति होने के साथ साथ क्या होगा, उसके अंदर जरूर कॉन्फिडेंस होगा, जरूर उसमें जो समझ लीजिए पहल करने की शक्ति है, ठीक है, इनिशिएटिव लेने की जो पावर है वो होगी। ठीक, तो उसका उसे फल मिल रहा है, साथ में दुख तो उसे होगा ही, क्योंकि वो कुछ बुरा कर्म कर रहा है, बट कुछ वो अच्छा भी कर रहा है। ठीक है, और अच्छे का फल उसे मिल रहा है। ठीक, ऐसे जो बुरा करेगा उसके साथ उसे बुरा मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं किसी को गाली दूं या अपशब्द कहूं और मुझे अच्छा महसूस हो, और आप अपशब्द कहें आपको बुरा महसूस हो, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक, तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बुरा सोचता है, अगर वो रियल में बुरा सोचता है, तो सबसे पहले उसके साथ बुरा हो। ठीक, इस जगह पर हमने इस चीज को देखना चाहिए था। अगर हम पूर्व जन्मों की किसको व्याख्या को बीच में नहीं लाते तो इसमें डिस्टॉर्शन कभी नहीं आता। सत्कार्यवाद का सिद्धांत पर ही क्या खड़ा है, सारा का सारा विज्ञान खड़ा है। क्योंकि विज्ञान क्या है, अपने आप एक प्रूव लेके आता है, और इस नियम से प्रूव हट जाने का यही मतलब था, क्योंकि हमने बीच में क्या डाल दिए, फिर पूर्व जन्म और अगला जन्म ये डाल दिए। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि पूर्व जन्म में आप ये थे, तो बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होता, या अगले जन्म में आप ये होंगे तो बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हम बहुत टाइम से इसे सुनते आ रहे हैं, तब हम इसे मान लेते हैं, बट बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होता इस चीज के ऊपर कि पूर्व जन्म होता होगा या अगला जन्म होता होगा। ठीक है, हम अपने कल से या पिछले दिनों से बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं। ठीक, जैसे आप पिछले दिनों में देखो, जब आप बच्चे थे या अपनी युवावस्था में थे या अपनी किशोरावस्था में थे, तब बहुत सारे दुख भी थे, पर याद करने की कोशिश करो आप अपने बचपन को, तो बचपन में आपको सुख ही सुख दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि बचपन कितना अच्छा था, कितना रिलैक्सिंग था, उस जगह पे कोई स्ट्रेस नहीं था। ठीक, पर रियली बचपन में क्या थे, उसके अपने दुख थे, बट हम जल्दी क्या हो जाते हैं, उनसे डिटैच हो जाते हैं। अब बचपन से, अपनी किशोरावस्था से, अपनी युवावस्था से हम इतने जल्दी डिटैच हो गए हैं, तो अपने पूर्व जन्म से तो पूरा का पूरा डिटैच हो गए, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही अगला जन्म भी है, जैसे हमसे कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करो और आपको अच्छे फल मिलेंगे, हम कल तक का वेट नहीं करते, तो हम ये सोचेंगे कि अगले जन्म में हमारे साथ ये अच्छा होगा और हम इसका वेट करें। चित्त इतना ज्यादा दूरगामी नहीं, देख मन इतना ज्यादा दूरगामी नहीं होता। तो इन चीजों का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने बीच की ये तरकीब निकाल दी थी कि पूर्व जन्म है और अगला जन्म है, अगर वो होगा भी तो कॉज एंड इफेक्ट उतने दूर का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट राइट नाउ का सिद्धांत है।
अगर अभी आप कुछ अच्छा करते हैं तो अभी आपको अच्छा महसूस होगा, ठीक, और उसका महसूस होना अभी से स्टार्ट हो जाएगा। और आप कुछ बुरा करते हैं तो अभी से आपको बुरा महसूस होना शुरू हो जाएगा। सत्कार्यवाद का सिद्धांत ऐसा है, ठीक। तो ये पहला जो सिद्धांत था इस पे आपका जो सांख्य दर्शन है, उसमें कॉज एंड इफेक्ट जिसे हम कहते हैं या कार्य कारण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक, वो ऐसे एक्सप्लेन्ड था। और हम इसी को बेस बनाकर अगर सेकंड सिद्धांत को समझने की कोशिश करें, जो त्रिविध दुख है, ठीक है, या त्रिविधा दुख है, यानी कि 3 प्रकार का दुख। पहले हमने इसे डिस्कस किया था जब हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि 3 प्रकार के दुख क्या है, ठीक है, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख और आध्यात्मिक दुख, ठीक है। इन 3 प्रकार के दुखों को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। कभी भी देखो दुख कब होता है, दुख तब होता है जब आप किसी सत्य को, किसी नियम को नहीं समझते, ठीक। आप बार बार क्या करते हैं, एक ही चीज को, एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं, तो आपके जीवन में दुख पैदा, तभी दुख पैदा होगा। अगर आप भौतिक स्तर पर क्या करते हैं, नियमों को नहीं समझते हैं, तो आपको दुख पैदा होगा। ऐसा समझ लीजिए कि आप क्या खाते हैं, रोटी की जगह प्लास्टिक खाने लगते हैं, ठीक। प्लास्टिक समझ लीजिए, प्लास्टिक बहुत टेस्टी है, उसके ऊपर कुछ मीठी लेयर लगा दी है और हम प्लास्टिक खाने लगते हैं, और उसके बाद रोते रहते हैं कि हमें क्या हो रहा है, पेट में दर्द है, ठीक। भौतिक प्रकार का दुख है ये हो रहा है। अगर हम इस चीज के लिए रोते रहे तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये कि हमने भोजन के नियमों को नहीं समझा, ठीक। भौतिक स्तर के नियमों को अगर आप नहीं समझते हैं तो क्या होगा, भौतिक दुख पैदा होगा। ये सीधी सी बात है, ठीक। तो भौतिक स्तर पर अगर ज्ञान ना हो तो भौतिक दुख पैदा हो। ऐसे क्या होंगे, अगर दैविक लेवल पे उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था, चेतना के जितने भी नियम है, जैसे वाइब्रेशंस के जितने नियम है, ठीक है, या समझ लो संवेदनाओं के जितने नियम है, विचारों के जितने नियम है, आप उन्हें नहीं समझते तो क्या होगा। आप ऐसा सोच लें कि अगर दूसरे व्यक्ति के बारे में मैं भीतर से बुरा सोचता रहूं और उसके सामने जाकर क्या हो, वो मेरे साथ अच्छा महसूस करे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा कहा जाता है ना कि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आदर चाहिए, तो आप आदर दीजिए तो आपको आदर मिलेगा, ठीक। ऐसा कहा जाता है ना। ये नियम किसका है, दैववाद का। ये जो आदि दैविक दुख है वो इसी प्रकार पैदा होता है क्योंकि हम अपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं उनके साथ अपने नियम को नहीं समझ पाते। उस जगह पर अगर हमारे पास अज्ञान है, उनके नियमों को नहीं समझते हैं, तो उस जगह से क्या मिलेगा हमें, जो दुख मिलेगा वो आदि दैविक दुख के अंदर आ जाएगा। मैं यहाँ पर देवताओं को बीच में क्यों नहीं लाता, क्योंकि हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते उन चीजों को, बट आप बिजली को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। आप नंगी अगर तार को छुएं, ठीक, और लाइट ऑन हो तो क्या होगा, आपको करंट लगेगा। और आप रोते रहे कि मुझे करंट क्यों लग रहा है, तो क्या किया आपने, विद्युत के जो नियम है, इलेक्ट्रिसिटी के नियम है, उनको नहीं समझा है, ठीक। आप उन्हें समझ लीजिए, उसके बाहर क्या है, प्लास्टिक की कोटिंग है। आप उसको पकड़ के बस कुछ भी कीजिए, ठीक, तो आपको करंट नहीं लगेगा। ये सीधा समझ लेना है, किन नियमों को समझ लेना है, ठीक। जिस प्रकार के आप नियम समझ लेंगे उसके साथ जुड़ा हुआ जो दुख है, यानी कि जो अज्ञान है, वो गायब हो जाएगा, ठीक। ऐसे आध्यात्मिक जो दुख था, आध्यात्मिक मतलब आत्मा का अध्ययन, ठीक है। आत्मा का अध्ययन मतलब कि अपना अध्ययन, जो आपके अंदर क्या था, एक बीज था। अगर आप उसे नहीं समझते और आप टोटली इस चीज के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि व्हाट अदर पीपल से अबाउट यू, कि दूसरे व्यक्ति आपके बारे में क्या कहते हैं, आप उसी ओपिनियन पर अपनी लाइफ को रख देते हैं। आप कभी भी अपनी वॉइस को नहीं सुनते, ठीक है, अपने अंदर की आवाज को नहीं सुनते, अपने धर्म को नहीं समझते हैं, अपने पुरुषार्थ को नहीं समझते हैं, तो आपके भीतर एक और दुख पैदा होगा। भले लोग आपकी तारीफ करें या कहें कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पर आपने अगर अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को नहीं ढूंढा तो किसी भी मुकाम पर आप जीवन पर पहुंच जाएं, आपको एक प्रकार का दुख अंदर से क्या होता रहेगा, खटकता रहेगा, क्योंकि आपके भीतर एक बीज छुपा हुआ है, वो फूटा नहीं है। तो बीज क्या होगा, धीरे धीरे अंदर सड़ने लगेगा, ठीक। और सड़ने लगेगा तो यही क्या बनेगा, दुख बनेगा। आपने अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को ओपन करना भी बेहद जरूरी है, ठीक। पहले भौतिक प्रकार का दुख है, ठीक, यानी कि शरीर के लेवल का जो दुख है। फिर मानसिक प्रकार का दुख है, ठीक, यानी कि अपने आसपास की चीजों के साथ जुड़ाव का दुख, ठीक। और आखिरी में जो दुख है वो आत्मा का दुख है, यानी कि अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को जान लेने का दुख है। अगर उस लेवल पे आपके पास क्या अज्ञान है, आप नहीं जानते कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से हम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या आपकी ट्रू पर्सनैलिटी है, आप उस चीज को भी नहीं समझते, पर आप सिर्फ क्या करते हैं, दूसरों के ओपिनियन पर कुछ भी काम करते रहते हैं,
ठीक है। जैसा दूसरों को अच्छा लगता है, भले आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरे लोगों की आपको तारीफ मिल रही है, पर आपकी इनर वॉइस नहीं है, जिसे मैं कहूँ कि अंदर की आवाज नहीं है, आप अपने धर्म पर नहीं है, तो आपको एक प्रकार का दुख होगा। भले आप कितने भी सफल हो जाएं जीवन में, आपको भीतर से एक बात खटकती रहेगी कि कोई चीज है जो ठीक नहीं है। ठीक है। और वो ठीक क्या नहीं है, वो ठीक ये नहीं है कि आप अपनी नहीं सुन रहे हैं सिर्फ, ठीक है, आप पूरे जहान की सुनते हैं, अपनी नहीं सुनते हैं। तो इस प्रकार इस स्तर पर जो दुख पैदा होता है उसे हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं। ठीक। बुकिश लैंग्वेज पर आपको कुछ चीजें डिफरेंट मिल सकती हैं कि आध्यात्मिक दुख या आदि दैविक दुख क्या है, बट ट्रूली आप अगर उनसे कनेक्ट हो पाए तभी उस डेफिनेशन को अपनी नोटबुक पर लिखना। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कोई तोता नहीं बनाना है कि आप किसी डेफिनेशन को डायरेक्टली वो अपनी नोटबुक पर लिख लें और उसी को बोलते रहे और आप उसे कोरिलेट ना कर पाए, ठीक है, समझ ना पाए। हाँ, कोई क्वेश्चन? सर मैं लीव करना चाह रहा था सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, किसी को कोई अर्जेंसी हो तो लेकिन वेलकम। ठीक है सर, मैं दोबारा ओके ज्वाइन करूंगा सर मॉर्निंग टाइम पे। थैंक यू सर। ओके, ठीक। जी सर। ये क्या है, त्रिविधा दुख है, यानी कि 3 प्रकार का जो दुख है, ठीक है, वो इस प्रकार से पैदा होता है। और जैसे आप क्या करते हैं, अपने आसपास के, अपने शरीर के, मन के और अपनी आत्मा के नियमों को समझ जाते हैं, तो दुख क्या होता है, अपने आप गायब हो जाता है। इसे ऐसे ही भी समझ सकते हैं। देखा आपने जो वेद वर्ड है, ठीक है, वेद जो वर्ड है उसके 2 मतलब है। क्या मतलब है? 2। पहला, वेद का मतलब है ज्ञान, वेद मतलब होता है ज्ञान, ठीक। और दूसरा, वेद मतलब होता है दुख, जैसे वेदना बोलते हैं ना, ठीक। तो वेदना किससे निकला हुआ है? दुख से निकला हुआ है। जितनी बार आपको दुख होगा, समझ लीजिए उस जगह पर, जिस भी जगह पर आपको दुख होता है, उस जगह पर आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपकी उस जगह पर समझ ठीक नहीं है। समझ को ठीक कीजिए तो दुख अपने आप गायब हो जाएगा। ठीक, इसी वजह से हमें दुख होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने अस्तित्व से दूर जाते हैं। और जब भी आप अपने अस्तित्व के पास जाएंगे, आपको सुख होगा। ठीक है। तभी तो उस परम अवस्था को क्या कहा है, सत चित आनंद कहा है। ठीक है। जिस जगह पर सत्य होगा, पूरी चेतना होगी और आनंद भी होगा। अब उसके पास अगर आप जाते हैं तो क्या होगा, आपको शुरुआत से ही आनंद महसूस होने लगेगा। ठीक। और अगर आप उससे दूर जाते हैं, अपनी ट्रू पर्सनैलिटी से दूर जाते हैं, अपने धर्मों से दूर जाते हैं, तो क्या होगा, आपको एक प्रकार का दुख पैदा होगा। और वो स्तर दुख का आप अपने शरीर के स्तर पर, अपने मन के स्तर पर या अपने आत्मा के स्तर पर देख सकते हैं, जिन्हें 3 प्रकार के दुख का। ठीक। तो ऐसे आप कोरिलेट कर सकते हैं। ये सेकंड जो थ्योरी थी, समझ लीजिए, सांख्य दर्शन। ठीक है। थर्ड थ्योरी अब स्टार्ट होती है। ये क्या है, द्वैतवाद। ठीक। शायद हमने इससे ऊपर नीचे कर लिया है। तो द्वैतवाद का जो सिद्धांत है या द्वैतवाद की जो थ्योरी है, ये क्या चीज है? द्वैत मतलब 2। ठीक। 2 कौन चीजें हैं वो? एक है पुरुष, एक है प्रकृति। ठीक। पुरुष और प्रकृति, अगर कोई पहली बार इसे पढ़ रहा है तो क्या पुरुष है क्या प्रकृति है, अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा समझ लीजिए एक अप्लायंस है। जैसे क्या है, एक मोबाइल है और एक इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक। अगर इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना है, काम करना है, तो थ्रू मोबाइल कर पाए। ठीक। और मोबाइल को अगर काम करना है तो वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कर पाए। ठीक। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, उसमें चार्ज ही नहीं बचेगा और वो भी क्या हो जाएगी, किसी काम की नहीं है। ठीक। और विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करे, जैसे आकाश में आज तक क्या होती रही, बिजली कड़कती रही, पर वो किसी काम की नहीं थी, वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन कर सकती है। ठीक। फिर भी क्या है, उस जगह पर बादल है, बादल भी क्या है, प्रकृति के ही वो है। तो अगर बिजली को भी आपको शो होना है तो किसी ना किसी फॉर्म की जरूरत है, किसी ना किसी चीज की जरूरत है, वो कौन है, प्रकृति। ठीक। और पुरुष क्या है, ये शुद्ध चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, यानी कि शो होने के लिए क्या चाहिए, प्रकृति चाहिए। ठीक। ऐसे डिवाइस को काम करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी को खुद को शो करने के लिए क्या चाहिए, एक डिवाइस चाहिए। ठीक है। ऐसे दोनों कनेक्टेड है। ऐसे ही समझ लीजिए ये द्वैतवाद, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनी हुई है, सृष्टि बनी हुई। ठीक। पुरुष और प्रकृति। पुरुष मतलब कि प्योर कॉन्शियसनेस यानी कि पावर, सोर्स ऑफ एनर्जी। और प्रकृति क्या है, ये जड़ चेतना। ठीक है। जड़ चेतना मतलब जो चीज पहला तत्व इसे हम मानते हैं, जिससे क्या बना है, पूरा का पूरी की पूरी सृष्टि बनी हुई। ठीक। इसके बाद ही यही प्रकृति क्या बनती है, इसी प्रकृति से निकली हुई बुद्धि बनती है, बुद्धि से अहंकार बनता है, फिर अहंकार 3 हिस्सों में टूटता है। वो चार्ट मैंने आपको सुबह भेजा हुआ है। ठीक। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, साथ में बैक करके व्हाट्सएप खोल लीजिए और उस चार्ट को खोल लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है, एक जगह पुरुष लिखा हुआ है, एक जगह प्रकृति लिखा हुआ है, ठीक है। देन पुरुष और प्रकृति के संयोग से जो पहली चीज बनती है वो है महत यानी कि बुद्धि, ठीक। जब प्योर कॉन्शियसनेस और प्रकृति यानी कि नेचर मिलता है तो डायरेक्टली दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, महत बनता है यानी कि बुद्धि बनती है। बुद्धि के बाद जो अगला तत्व बनता है वो अहंकार बनता है, ठीक। अहंकार 3 हिस्सों में टूट जाता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ठीक है। सात्विक अहंकार के जो और अंग है उसमें मन है, ज्ञानेंद्रियां है, कर्म इंद्रियां, ठीक। ऐसे आपने उस चार्ट में देख सकते हैं। और ऐसे ही तामसिक अहंकार के भी कुछ अंग है, ठीक। तो उस जगह पे तन मात्राएं और पंच महाभूत, तो इन चीजों को तो आप याद भी कर लेंगे, इस चार्ट को आराम से आप उसमें बना भी लेंगे, ठीक। तो इस जगह पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पुरुष और प्रकृति आपस में कंबाइंड होते ही क्यों, ठीक। क्योंकि सांख्य कारिका में जो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है किसका, सांख्य दर्शन का, उस जगह पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या है, पुरुष अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फॉर्म है एनर्जी का, ठीक है, और प्रकृति भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक। तो ये दोनों आपस में कंबाइन क्यों होते हैं, ठीक। क्या जरूरत है दोनों को संयोग करने की, वो अकेले रहता है और अलग अकेले रहता है, क्योंकि एट लास्ट क्या कहते हैं हम कि पुरुष और प्रकृति का वियोग ही योग है, यानी कि इन दोनों को वापस अलग कर देना ही क्या है, योग है, ठीक। अगर इन दोनों को वापस अलग ही करना है तो इन्हें मर्ज ही क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है इन दोनों को मर्ज करने की, ये क्वेश्चन उठता है, ठीक। तो क्या जरूरत है, देखिए इस जगह पे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जैसे कहा जाता था जब हम इसे पढ़ते थे तो जंगल में आग लग गई, ठीक है, एक जंगल है उसमें आग लग गई है और एक व्यक्ति है जो कौन है, लंगड़ा है, ठीक है, और एक व्यक्ति है जो अंधा है, ठीक। और कोई लंगड़ा व्यक्ति आग लग गई है जंगल में, तो क्या उसे आग दिख रही है, ठीक है, पर वो क्या नहीं कर सकता, भाग नहीं सकता, ठीक। और एक अंधा व्यक्ति है, उसे आग दिख नहीं रही है, उसे रास्ता भी नहीं पता है, और अगर जंगल में बहुत भयंकर आग लग गई है तो बहुत संभावना है कि वो क्या करे, आग में ही कूद जाए या किसी खाई से नीचे कूद जाए, ठीक। तो क्या करेगा, उन उन दोनों ने अगर अपने गंतव्य तक पहुंचना है सही सलामत, तो क्या करेंगे, एक दूसरे का सहारा लेंगे। अब इस जगह पर कहानी ये कहती है कि अंधे व्यक्ति ने क्या किया, लंगड़े को अपने कंधे पर चढ़ा, ठीक है, या पीठ पर लगा लिया या उसका साथ ले लिया, और उसके बाद क्या करता रहा, लंगड़ा व्यक्ति उसे रास्ता बताता रहा और अंधा व्यक्ति चलता रहा, ठीक है, क्योंकि उसके पास पैर है। इसी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जो पुरुष है यानी कि कॉन्शियसनेस है, वो विदाउट एनी मीडियम क्या नहीं कर सकती, समझ लो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकती, चल नहीं सकती, वो अपने आप में पंगु है, ठीक। बट जो प्रकृति है वो चल तो सकती है, बट इसमें क्या नहीं है, एक तो एनर्जी नहीं है और दूसरी क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, किस जगह से जाना, ठीक है, उतनी समझ नहीं है। अगर आप प्रकृति को नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ी पीछे देखिए अपने पशुओं को, ठीक है, यानी कि जो पशु जगत है उसको देखिए, तो उसमें क्या है, एक तरह की आप देखेंगे शांति, ठीक। आप अपने पशुओं को देखने, जानवरों को देखिए, तो उनको आप देखेंगे कि बहुत शांत है, अपने आप में बहुत ज्यादा मस्त है, समझ लो, ठीक है, उन्हें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, ठीक। बहरहाल की जो जानवर आपके पास है वही क्या होते हैं, पागल हो जाते हैं, ठीक है? जैसे कुत्ता अगर हम पाल लेते हैं या बिल्ली अगर हम पाल लेते हैं या जो भी जानवर क्या करता है, इंसान के पास रहता है, जैसे जो जानवर कहाँ सर्कस में है, इन जगहों पर है, वही क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। रेदर जितने भी क्या है एनिमल्स हैं वो अपने आप में परफेक्ट है, अपनी जो लाइफ है उनमें परफेक्ट रहता है, ठीक है, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस वो फील नहीं करते। और एक वर्ल्ड है जो हमारे आगे है, ठीक है, एक ठीक वर्ल्ड हमारे आगे है, उस जगह पे क्या है, बहुत ज्यादा शांति है, उस वर्ल्ड को हम कहते हैं बुद्धों का जगह, ठीक। उस जगह पे जिसको अलग अलग दर्शन क्या कह रहे हैं, उस पॉइंट को कैवल्य कह रहे हैं, उस पॉइंट पर भी क्या है, एक टाइप की टोटल अवेयरनेस है और कामनेस है, उस जगह पर भी शांति है। तो आगे के स्टेप पे भी शांति है और पीछे के स्टेप पे भी शांति है, ठीक। बट इस स्टेप पे, जिस वर्ड को हम मनुष्य कहते हैं, ठीक, इस स्टेप पे क्या है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्यों है, क्योंकि इस जगह पे क्या करना है, आपने बहुत सारी एनर्जीज को कन्वर्ट करना है, ठीक, बहुत सारी एनर्जीज आपको मिली हुई है, उसको कन्वर्ट करना है थ्रू किसके, कॉन्शियसनेस के, थ्रू अवेयरनेस के साथ, यानी कि चेतना के साथ जोड़कर उन एनर्जीज को जब तक आप कन्वर्ट नहीं करते, ठीक, तब तक क्या नहीं होगा, आप आगे के स्टेप पर, आगे के जो पड़ाव है उस जगह पर नहीं पहुंचते, ठीक। तो पीछे की भी कामनेस है और आगे की भी कामनेस है, ठीक है, दोनों जगहों पे जो अट्रैक्शन है उसके बीच में क्या है, ह्यूमैनिटी रुकी हुई है, ठीक।
तो इसी वजह से क्या करती है, पुरुष और प्रकृति के जो ये जो दो तत्व हैं ये आपस में कंबाइन होते हैं कि वो क्या कर सके, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। ठीक, इस वजह से ये दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं। और एक तो ये पहला रीजन है, ठीक है। और दूसरा रीजन क्या है, इसको आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे एक बस स्टेशन है, ठीक, बस स्टेशन पे क्या है, कोई व्यक्ति स्टैंड पे खड़ा है, ठीक है, और स्टैंड पे खड़ा होकर वो बस का वेट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति उससे कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मान लीजिए आपने क्या करना है, एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है। जैसे आपने दिल्ली से हरिद्वार जाना है, ठीक। तो दिल्ली पे आप बस स्टैंड पे रुकते हैं और कहते हैं कि बस का हम वेट कर रहे हैं और बस पे बैठकर हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हरिद्वार पहुंच जाएंगे। और व्यक्ति आपसे पूछता है कि हरिद्वार में हम कहाँ उतरेंगे, तो वो कहता है कि हरिद्वार के बस स्टैंड पर उतरेंगे, ठीक है। तो व्यक्ति कहता है कि अगर हमने बस स्टैंड पर ही उतरना है तो क्या है, हम चढ़ ही क्यों रहे हैं, हम अभी भी तो बस स्टैंड पर है, ठीक। ये जितनी बेवकूफी भरी बात है, वैसी ही वो बात है कि अगर प्रकृति और पुरुष का वियोग कराना है तो योग कराने की क्या जरूरत है, ठीक। योग कराने के बाद वो वही चीज नहीं रहेगी। जैसे दोनों जगह का जो बस स्टैंड है, वो बस स्टैंड तो सेम हो सकता है, बट जो बीच में यात्रा हुई उसने क्या किया, कहीं और पहुंचा दिया उस व्यक्ति को, ठीक। ऐसे पुरुष और प्रकृति का जब संयोग हो जाता है तो बीच में जो घटनाएं घटती हैं उसके बाद जो वियोग होता है उसमें दोनों क्या होता है, दोनों को कुछ ना कुछ फायदा है, दोनों की कुछ ना कुछ एनर्जी इनहेंस हो गई है जिससे वो नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाए, ठीक। इस वजह से वो आपस में कंबाइंड होता है। यही द्वैतवाद का सिद्धांत, ठीक। द्वैतवाद के भीतर ही क्या है, जो बाकी के आपको नियम लिखाए हैं, जैसे 25 तत्वों का सिद्धांत है, वो इसी के अंदर डिस्कस हो जाता है। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो देखेंगे पुरुष और प्रकृति, ये 1 और 2 लिखा होगा इसके सामने, यानी कि पहला तत्व पुरुष, दूसरा तत्व प्रकृति। उसके बाद ये कंबाइन होकर क्या करता है, महत्व को बनाते हैं, यानी कि बुद्धि को बनाते हैं, ठीक। बुद्धि को ही क्या कहा है, अस्मिता कहा है, ठीक है। कई कई ग्रंथों ने बुद्धि को अस्मिता कहा है, यानी कि हूं की जो भावना है, ठीक। मैं हूं कहा जाता है ना, तो मैं तो अहंकार है, बट हूं यानी कि खुद की अवेयरनेस होना, जस्ट ये क्या है, अस्मिता है। इसको हम क्या कहते हैं, महत्व तत्व कहते हैं। इसके बाद इससे क्या निकलता है, मैं निकलता है, यानी कि अहंकार निकलता है। अहंकार फिर 3 हिस्सों में टूटकर उस चार्ट को पूरा करता है, ठीक। तो इस जगह तक आप क्या समझ गए हैं, जैसे सत्कार्यवाद का सिद्धांत यानी कि कार्य कारण का सिद्धांत। दूसरा आप त्रिविधा दुख यानी कि 3 प्रकार का दुख समझ गए हैं, ठीक। थर्ड है द्वैतवाद। द्वैतवाद आप समझ चुके हैं कि पुरुष और प्रकृति साथ में कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं, ठीक। और यही निर्माण क्या कहलाता है, विकासवाद कहलाता है, ठीक है। जो 5th पॉइंट पे आपका क्या था, थ्योरी है, विकासवाद की जो थ्योरी है, यानी कि जो समझिए डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, वो यही थ्योरी है कि पुरुष और प्रकृति साथ में कंबाइंड होते हैं और क्या करते हैं, इन 25 तत्वों का निर्माण करते हैं। और बीच में एक और स्टेप जो मैंने लिखवाए थे 25 तत्व, वो भी एक्सप्लेन हो चुके हैं, ठीक। तो भले आपने द्वैतवाद को ही पढ़ा, पर द्वैतवाद के भीतर ही क्या कर लिए, 25 तत्व भी पढ़ लिए, ठीक है। और 25 तत्व जैसे जैसे बढ़ते हैं, ठीक है, इसके बाद ये बना, इसके बाद यही बना, ठीक। यही क्या है, विकास। और इसी को हम क्या कहते हैं, एट द एंड विकासवाद कहते हैं, ठीक। जैसे बाकी की थ्योरीज क्या मानती हैं कि इस वर्ल्ड को बनाने के लिए कोई और सत्ता है जो काम कर रही है, बट ये सांख्य दर्शन क्या मानता है कि पुरुष और प्रकृति साथ में संयोग करते हैं, ठीक। और संयोग के बाद कुछ चीजें विकसित होती हैं, ठीक है, विकसित होती हैं, महत्व विकसित होता है, अहंकार विकसित होता है, और उसके बाद अहंकार से तत्व निकलते हैं और ये भी विकसित होता है, ठीक। और इनमें क्या होते रहते हैं, विकार आते रहते हैं, विकार आते रहते हैं। तो इसी से क्या बनता है, पूरे के पूरे 25 तत्व बनते हैं। इनका एक्सप्लेनेशन ही क्या है, 25 तत्वों का एक्सप्लेनेशन है, और इस थ्योरी को हम विकासवाद की थ्योरी कहते हैं, ठीक। एट लास्ट जो छठा पॉइंट है आपका, निरेश्वरवाद, ठीक है, वो इसी चीज को बता रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था ना कि सांख्य दर्शन क्या नहीं करता, ईश्वर वर्ड को नहीं मानता, ठीक है। वो ये नहीं मानता कि ईश्वर की कोई सत्ता है जो इन चीजों को बनाती है, मिलाती है, ठीक। क्योंकि वो क्या मानता है कि पुरुष अपने आप में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ठीक, और प्रकृति भी अपने आप में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, पर इन दोनों को मदद की क्यों जरूरत है। एक के पास क्या है, डायरेक्शन है, और एक के पास स्पीड है, ठीक है। स्पीड एंड डायरेक्शन जब कंबाइंड होते हैं तभी क्या है, वो एक डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है, ठीक। तो इस वजह से वो क्या कहते हैं कि किसी भी थर्ड जो पार्टी है, जिसे हम क्या कहें, ईश्वर कहें, उसकी जरूरत नहीं है।
तभी कई कई कारिकाएं, कई कई ग्रंथ क्या मानते हैं कि इसमें 5 ही थ्योरीज हैं, और कई लोग कई ग्रंथ ये मानते हैं कि इसमें 6 थ्योरीज हैं। यानी कि छठी थ्योरी क्या है आपकी, निरीश्वरवाद, यानी कि ईश्वर ना होने की जो ये समझ लीजिए कल्पना है, वो ये बताती है कि इस जगह पे ईश्वर नहीं है। ठीक, जैसे आप हर एक दर्शन को पढ़ेंगे तो हर एक दर्शन की क्या है, कुछ ना कुछ खासियत है अपने आप, ठीक, पर कुछ ना कुछ क्या है, कमियां भी। कमियां मतलब कि उनके ऊपर जैसे क्या किए गए, खंडन किए गए, कोई ना कोई वाक्य रखे गए कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जैसे अगर इस सृष्टि को बनाने वाला कोई होना चाहिए, जैसे ईश्वर है, ठीक है, इस सृष्टि को कोई ना कोई बनाने वाला होना चाहिए, तो अगर वो ईश्वर है तो ईश्वर को भी बनाने वाला कोई होना चाहिए। अगर हर एक चीज को बनाने के लिए कोई चाहिए तो ईश्वर को बनाने के लिए भी कोई चाहिए। ठीक, तो इस जगह पे क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाता है। तो हर एक थ्योरी के अंदर, हर एक दर्शन के अंदर आपको ऐसी चीजें जरूर मिलेंगी। ठीक, तो इन चीजों में अपना सर मारने से अच्छा दो दर्शन में अच्छा है। ठीक है, जो जो चीज आपकी लाइफ को मदद कर सकती है, उन चीजों के साथ क्या होना, कंबाइंड होना, उनके जो पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स हैं उनको अपनी कॉपीज में उतारना और अपनी लाइफ में भी उतारना। जो नेगेटिव एक्सपेक्ट है, जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका है, उनके साथ अपना सर मारने से अच्छा है कि जो पॉजिटिव पॉइंट है उनको लाइफ में उतार। ठीक है, उससे आपको दर्शनों का रियल फायदा होगा। रदर अगर आप इसी पागलपन में लगे रहे कि ईश्वर को किसने बनाया, सृष्टि को किसने बनाया, इसका क्या लक्ष्य है, तो जीवन ही इसका लक्ष्य है। ठीक है, और आप जी रहे हैं तो इस प्रकार मत जिए कि कोई नकारात्मक पहलू के साथ अपना पूरा जीवन लगा। लाइक इन शॉर्ट ये आपका क्या है, सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है। किसी भी को भी हमने किसी भी टर्म को हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है इस जगह पे। ठीक, हमने समझा कि दर्शन क्या है, उसके बाद सांख्य दर्शन, इसके रचयिता, इसका थोड़ा बहुत इतिहास, उसके बाद हमने इसके भीतर बताई गई जो थ्योरीज है, जो वाद है, उनको हमने समझा कि कितने प्रकार की इसके अंदर थ्योरी है। तो मेनली 5 टाइप की थ्योरीज, और कई ग्रंथ क्या मानते हैं, 6 टाइप की थ्योरीज मानते हैं। ठीक, इन 6 थ्योरीज में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो उसको डिस्कस कर लीजिए। इधर हम आगे की चीज को भी रख सकते हैं, अभी है हमारे पास समय। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज वेलकम। विजय सर, कंफ्यूजन तो नहीं है, पर हम्म। एक चीज है जो आपने विकासवाद वाला पढ़ाया है, उसके अंदर एक मैंने सर्ग और प्रलय भी पढ़ा था, वो विकासवाद के अंदर आता है। हाँ जी, विकासवाद के अंदर ही आता है। मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, देखो कि इन शॉर्ट में ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट जब आप क्या पढ़ते हैं, विकासवाद के अंदर भी कह सकते हैं उसे, और द्वैतवाद के अंदर भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन उठते हैं ना कि चलो पुरुष और प्रकृति मिले तो उसके बाद मैं तत्व बनने की क्या जरूरत थी। ठीक है, पुरुष और प्रकृति मिले, ये इतना इनफ था। ठीक, पर उसके बाद मैं तत्व ही क्यों बना। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन उठता है, उसके बाद अहंकार तत्व ही क्यों बना। ठीक, और अहंकार से पहले, महत से पहले अहंकार क्यों नहीं बन गया। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चंस या सात्विक के साथ ही क्या है, मन और ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां है। ठीक है, और जैसे आपने देखा कि राजसिक जो तत्व है उसके साथ कुछ भी नहीं है। ठीक, और तामसिक के साथ कर्म वो है। ठीक, आपकी तन्मात्राएं और पंच महाभूत है। ठीक है, तो इनके साथ ही क्यों है, इन्हीं को समझाने के लिए प्रलयवाद को बताया गया था कि जैसे प्रकृति क्या थी, अपने आप में बहुत शांत है। ठीक है, उसमें तीनों गुण क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, यही प्रलयवाद है। ठीक है, जैसे क्या हुई, उसे एनर्जी मिली तो क्या हो गया, उस जगह पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, एंड एंथैल्पी चेंज हो गई, एंटॉर्पी चेंज हो गई। ठीक है, इसे एंथैल्पी चेंज जैसे आप साइंस में पढ़ेंगे तो उसे आप समझ पाएंगे कि एंथैल्पी चेंज क्या चीज है। ठीक, तो जैसे किसी चीज को एनर्जी मिलती है तो क्या करता है, वो एक्साइट फॉर्म पे जाता है। ठीक, अगर किसी ने आप में से साइंस पढ़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन को जैसे एनर्जी मिलती है तो क्या करता है, एक्साइट फॉर्म पे जाता है और एनर्जी लेवल्स पे जाता है। ठीक, उसके बाद अपनी एनर्जी को एमिट करता है, फिर धीरे से अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है। ठीक, यही थ्योरी है। तो ऐसे ही है, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी है। ठीक, जैसे में एनर्जी मिलती है तो क्या करता है, वो कुछ ना कुछ वर्क करती है, तो उससे क्या बनता है, महत तत्व बनता है, यानी कि आपको खुद को शो करती है। ठीक, फिर उसके बाद मैं यानी कि अहंकार की भावना आती है। ठीक, उसके बाद उसमें से कर्म, ज्ञान, ये सारी चीजें टूटती है, और एट लास्ट जब क्या होता है, एनर्जी खत्म हो जाती है। ठीक, यानी कि एनर्जी का वो सही यूज समझ लेता है, तब भी क्या होती है, एक प्रकार की शांति आ जाती है। कोई छोटा व्यक्ति है और गरीब व्यक्ति है, ठीक, तो उसको अगर क्या करें, अचानक से बहुत सारा धन दे दे तो क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा ना। ठीक है, अनस्टेबिलिटी के साथ क्या होगा, वो उसे समझ में नहीं आएगा कि कैसे इसे यूज करो, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, सारा पैसा ऐसे ही खर्च कर देगा और वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा।
ठीक है, और उस जगह पे क्या होगा, वो वापस इक्विलिब्रियम पे आ गया, ठीक। बट पैसा आने से पहले और पैसा जाने के बाद, ठीक है, दोनों ही भले सेम स्टेट है, पर इनमें क्या है, एक्सपीरियंस का डिफरेंस, ठीक। ये बीच में जो चीज हुई, इसी को हम प्रलयवाद कहते हैं, कि एक बड़ा प्रलय हुआ और उससे क्या हुई, सृष्टि का निर्माण हुआ। ये तो साइंस कहती है कि बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी मतलब कि एक बहुत बड़ा प्रलय, और उसके बाद क्या हुई, एकदम से सेकंड के 100वें हिस्से पर या 1000वें हिस्से पर ये सृष्टि निर्माण हुई, ठीक है, सृष्टि अचानक से बन गई, ये साइंस कहती है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी है जो, वही प्रलयवाद है, पर वो भाई पुराने वर्ड में और ये नए वर्ड्स में इतना ही डिफरेंस है। एक चीज और है जो आपने एक बीच में बुक बोली थी, सांख्य कारिका कारिका, कारिका सॉरी सांख्य कारिका बाय आई थिंक ईश्वर कृष्ण जी द्वारा लिखी जी। तो वो बुक हम मतलब काफी आई हर्ड अबाउट इट्स वेरी गुड, तो क्या उसको हम ऑर्डर कर लें ऐसे पढ़ने के लिए? बिल्कुल कर मतलब सकते हैं, ठीक है। अगर आप सांख्य दर्शन को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो एकमात्र जो ऑथेंटिक समझ लीजिए ग्रंथ है सांख्य दर्शन के लिए कोई ऊपर, वो सांख्य कारिका ही, ठीक है, जो ऑथेंटिक दर्शन है, ऑथेंटिक ग्रंथ है। बाकी के और भी ग्रंथ हैं, और भी क्या है, टीकाएं हैं, बट उनको उतना ज्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाता। और एक चीज और बोली थी कि डिटेल जो सांख्य इज इक्वल टू लाइक नॉलेज ऑफ बैलेंस, तो जो नॉलेज ऑफ बैलेंस इसमें बता रखा है, देर आर 3 पार्ट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एपिटिमोलॉजी जो कि आपका प्रत्यक्ष हो गया और अप्रत्यक्ष, हाँ जी, तो वो ये पढ़ेंगे आप, ये डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने कहा ना कि जब अच्छा। आप यौगिक ग्रंथ पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर और अभी मैं जो डिटेल में करूंगा तो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हो गया, और वो जो सांख्य कारिका बुक है, उसके अंदर सिर्फ तत्वों के ऊपर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि पूरा का पूरा आपका सांख्य दर्शन आपको एक्सप्लेन मिलेगा, अच्छा ओके ठीक है। जितने भी मैंने ये जो थ्योरीज बताई, ये सब तो मिलेंगे ही, और साथ में क्या है, उनके कुछ उदाहरण भी है, और उससे पहले का प्रीफेस, ठीक, हाँ वो साथ में कुछ मिलेगा आपको उसके भीतर, ठीक है, आप उसे थैंक यू। ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक। ओके, और सेकेंडली, अब तो शायद समय कम है, तो चलिए हम इसको समझ सकते हैं कि कल हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। इससे काफी मदद मिलेगी आपको कल भी। तो हम इस जगह पे पढ़ने वाले हैं कल यौगिक प्रिंसिपल, यानी कि योग के जो नियम है, ठीक। ये यौगिक प्रिंसिपल के अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कि जो शरीर के नियम है, यानी कि पंचकोश, अगर आप इसे थोड़ा बहुत खुद से सर्च कर लेंगे तो और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। पंचकोशों का नियम, षट चक्रों का नियम, ठीक है, इन दोनों चीजों का आप अच्छे से पढ़ लेना। और सर एक पूछना था, जो हम तत्व समझते हैं वो सिर्फ ब्रह्म परमात्मा समझते हैं, तत्व को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे फिर? तत्वों को ऐसे समझ सकते हो, मतलब मेनली आपका क्वेश्चन क्या है कि तत्व क्या चीज है, हाँ जी जी, हाँ जी तत्व एलिमेंट्स है, ठीक है, ठीक। जैसे हम 5 एलिमेंट्स बोलते हैं वैसे। हाँ, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब सर इस जगह पे क्या है, मेटेरियलिस्टिक चीजें, हाँ जी, मेटेरियलिस्टिक चीजें। नहीं मटेरियलिस्टिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस जगह पे कॉन्शियसनेस भी है ना, ठीक। तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज नहीं होगी, तभी मैं एलिमेंट ही कह रहा हूँ इसे, तो ठीक सर है। इसके अंदर मैंने, कॉन्शियसनेस भी तत्व में आएगी फिर? वो तो हाँ, तो चेतना 25 अलग हो तत्वों गई ना में पुरुष भी कॉन्शियसनेस तत्व है तो। ना, ओके ओके ठीक है सर। ठीक है। इस वजह से मैं मैटर नहीं कहा मैंने उससे, ठीक है, मैंने उसे क्या कहा, ठीक एलिमेंट है कहा सर। से, ठीक। मैं आ जाऊं विजय जी? हाँ जी सर। हाँ, तत्व पूछ रहे हैं ना, ये तत्व टीना, तत्व जो आप कह रहे हैं ना कि चेतना भी आ जाएगी उसमें, वो भी आ जाएगा। तत्व का मतलब जैसे बोलते हैं ना सामान्य रूप से, तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान मतलब किसी भी, जैसे अभी विजय जी ने कहा कि कोई भी तत्व जो है वो पंच तत्व से रिलेटेड भी आप ले सकते हैं, और जो चेतना है वो भी तत्व है। तो तत्व ज्ञान का मतलब है कि किसी भी चीज का जो है वास्तविक ज्ञान, यानी जो जड़ है उसे ओके जड़ के सर। रूप में समझना, जो चेतन है उसे चेतन के रूप में समझना। जो 5 एलिमेंट है वो ठीक 5 है सर। एलिमेंट के रूप में, पंचतत्व के रूप में उसे समझना। और जो चेतन धातु है, चेतना धातु जिसको आयुर्वेद में कहा गया है, जो चैतन्य है, उसको मतलब जो भी चीज है उसका वास्तविक ज्ञान, उसको कहा गया है तत्व ज्ञान। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर।
चलिए ठीक। तो कल हम इन चीजों को पढ़ने वाले हैं और इसके बाद हम अगर समय रहा तो हम जो बेस जर्नल गाइडलाइंस है फॉर योगा प्रैक्टिस हम इन चीजों को भी पढ़ेंगे। पहले हमने इसे डिस्कस किया हुआ है वैसे कि प्री क्लास में क्या करना चाहिए हमने, यानी कि योगा प्रैक्टिस से पहले क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग योगा प्रैक्टिस हमने क्या क्या चीजें किन प्रिंसिपल्स को हमने फॉलो करना चाहिए, और पोस्ट योगा प्रैक्टिस ठीक योग के अभ्यास के बाद किन नियमों को अपनी जीवन शैली में डालना चाहिए जिससे क्या हो अभ्यास का अधिक से अधिक हमें फायदा मिल सके। ठीक, इन चीजों को मैं कोशिश करूंगा कि कल में पूरी हो जाए। पर जैसे कि मैं बोल रहा था अगर सिलेबस रहा ऐसा कि बड़ा हो जाए तो हम क्या करेंगे कि प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड कर दें। ठीक, अगर आज से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई क्वेरी हो तो उसे डिस्कस कर लेते हैं। रेदर आज के लिए इतना इनफ है। कोई क्वेश्चन? सर तत्व मीन्स यथार्थ ज्ञान, ऐसा हो हाँ गया? जी, ऐसा समझ सकते हो। थैंक ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। विजय सर एक चीज प्लीज, ये अभी आपका ये मॉर्निंग क्लास का टाइमिंग कोई चेंजेस होने के कोई चांसेस हैं? नहीं मैम अभी तो कुछ नहीं है ऐसा। मैं खाली आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहूंगा, बट ऐसा कुछ भी अगर होगा तो